स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अगला पार्ट है वो है डीसी मोटर। तो अलग पेज पे स्टार्ट लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ओ लेवल्स फिजिक्स 5054। टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और हमारे पास सब टॉपिक है डीसी मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर। इसके बारे में लिखें, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to convert electrical energy to non-electrical energy। नॉन इलेक्ट्रिकल में स्पेसिफिकली मांगा जाए तो काइनेटिक एनर्जी। बाय यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहां तक बात समझ में आती है जी? थम्स अप कर दें ताकि मैं आगे बढ़ूं। अच्छा जी, अब आपके पास, इससे पहले कि हम इसको पढ़ें, आपने इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना है। वर्किंग प्रिंसिपल का पहला जो है कि बेटा जहां पे भी करंट होगा वहां एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास करंट हो मैग्नेटिक फील्ड ना हो, ये नहीं हो सकता। करंट कहां होगा? किसी ना किसी वायर के अंदर, किसी ना किसी कंडक्टर के अंदर। हमने उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए लास्ट क्लास में ग्रिप रूल पढ़ लिया, वो लेक्चर अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। डन? अच्छा जी, अब अगर दूसरा रूल पढ़ें कि अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी वजह से, अगर वहां कंडक्टर रखा गया तो वहां करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। कहा जी? कंडक्टर में, हवा में नहीं, कंडक्टर में। ये दो गोल्डन प्रिंसिपल हैं जो आपने याद रखने हैं। अब इसको समझते हैं। मैंने ये कहा था आपसे
ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जाती है, ऐसा ही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरीके से। एरोस क्या होंगे, नॉर्थ टू साउथ। ये है पहला। फिर मैंने आपसे क्या कहा कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज होगी कुछ इस तरीके से। अब आपके पास जो डीसी मोटर काम करती है वो कुछ इस तरीके से करती है कि आप इसको उठा के इसके बीच में रखते हैं और कुछ डायग्राम ऐसे बनती है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये इसके बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है। यानी एक ऐसा वायर जिसके अंदर से करंट पास हो रहा होगा। अब मेरा लॉ ये कहता है कि जहां पे भी करंट होगा वहां एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। एग्री करते हैं आप सब? लेकिन लॉ क्या कह रहा है, जहां कहीं पे भी करंट है वहां एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब यहां पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रही थी, सुकून था। अब जब इस करंट की वजह से एक और मैग्नेटिक फील्ड आ गई, अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरफेयर करने लग गई। इस इंटरफेरेंस की वजह से ये वायर मूव करना शुरू करेगा। क्या ये बात समझ में आती है जी? बताएं इफ इट इज क्लियर। दोबारा सुने, मैंने आपसे क्या कहा कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी आपके पास इस करंट कैरिंग कंडक्टर की। अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगी, इंटरफेयर करेंगी। जब ये टकराएंगी, इंटरफेयर करेंगी, तो ये वायर मूव करेगा। ये वायर सिर्फ वर्टिकली मूव कर सकता है, या ऊपर जा सकता है या नीचे आ सकता है। तीसरी कोई डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात समझ में आती है? हमने डन। अब इसके नीचे लिखना शुरू करें, द डायरेक्शन
of the wire due to magnetic interference is determined by using Fleming's left hand rule. क्या यहां तक बात समझ में आती है? मनाहिल, साइम, इब्राहिम, नबील, रयान, एहसान, अच्छा जी। अब थोड़ी देर में इस लेफ्ट हैंड रूल को भी समझते हैं। अभी हम चलते हैं डीसी मोटर की तरफ वापस। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि दो नॉर्थ होते हैं और दो नॉर्थ के बीच में कॉपर का वायर होता है जो केस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर कॉइल। इसके दोनों एंड्स पर आपने पहले कार्बन ब्रश लगाया, फिर कम्यूटेटर लगा दिया और आपने इसको सर्किट को कंप्लीट कर दिया। ये मैग्नेट है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये जो आप छोटा सा ब्लॉक जैसा देख रहे हैं ये दोनों आपके पास ये जो आप सी टाइप देख रहे हैं ये है स्लिट रिंग कम्यूटेटर। बहुत सारे लोग इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं। ये डायग्राम बहुत सुकून से बनाए। अच्छा जी, अब आते हैं वर्किंग पे। इलेक्ट्रिक मोटर या डीसी मोटर क्या होती है ये आपको पता है कि भाई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है काइनेटिक या नॉन इलेक्ट्रिकल में। काम कैसे करती है, होता क्या है इसके अंदर, ऐसी क्या चीज है जो ये मूव होती है, ये होती क्या है पहले तो रियल लाइफ में देख समझ लो। होता ये है कि जब आप छोटे थे तो आपके वालिदैन ने आपको मुख्तलिफ खिलौने दिलाए थे, उनमें गाड़ी, हेलीकॉप्टर, जहाज, इस तरह की चीजें थी। अगर आप उसको तोड़ें तो इसके अंदर से सिल्वर रंग की एक मोटर निकलती है।
ये वो मोटर है जिसको हम कहते हैं डीसी मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर होती है जी बात? आप चाहें तो अभी ही खोल के देख सकते हैं, यू कैन एनालाइज दैट व्हाट इज दिस। अब इसकी वर्किंग मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ लिख के फिर मैं समझाऊंगा आपको। When the circuit is switched on, due to the flow of electric current, there is a magnetic field around the rectangular coil. चलिए, होगी मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करें आगे? दिस मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो अब जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड है, it will get interfered from the with the magnetic field of the magnet. As a result, the rectangular coil will start rotation. करते हैं जो हमने लिखा है। हमने कहा कि एक मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ सीधी सीधी जा रही थी, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। आपने कॉपर का वायर ले जाके बीच में रख दिया, अभी भी कुछ नहीं होगा। जैसे ही आपने स्विच बंद किया, तो अब हम पढ़ते हैं कन्वेंशनल करंट जो बैटरी के पॉजिटिव से निकलेगा ऑल द वे नेगेटिव तक जाएगा। और आपको याद आया कि सर फहद ने कहा था कि जहां कहीं पे भी करंट होगा वहां एक मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। तो अब एट अ टाइम यहां पर दो मैग्नेटिक फील्ड्स आ गई, एक इस मैग्नेट की और एक इस करंट की। जब ये दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगी तो ये कॉइल रोटेट होना शुरू कर देगा। क्या ये बात समझ में आती है? इंडिविजुअल बताएं, दोबारा सुन लें ताकि आपके जहनों में बैठ जाए, समझ आ जाए। करना क्या है? साइम, मनाहिल, मनाहिल आप नहीं रिप्लाई कर रहे हो बेटा, आपको समझ आ रहा है? मनाहिल एंड साइम, डोंट वरी, अभी आ जाएगा बेटा। मनाहिल देखें, जब आपने स्विच बंद किया तो सर्किट इज कंप्लीट ना। कन्वेंशनल करंट यानी बैटरी या पॉजिटिव से करंट निकलेगा एंड इट विल ट्रेवल टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड। आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड टी इस मैग्नेट के बीच में, द मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इज देयर एनी क्यूरी, इज देयर एनी इशू? मनाहिल एंड साइम, मुजम्मिल, नबील। तो अब एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस करंट की, एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई इस मैग्नेट की। दे बोथ विल इंटरफेयर विद वन अनदर
जिसकी वजह से दिस कॉइल विल स्टार्ट टू रोटेट. This is the mechanism of how electrical energy will be transferred to kinetic. दोबारा सुन ले जोहेर भाई. एक मैग्नेटिक फील्ड थी नॉर्थ टू साउथ, सीधी सीधी जा रही थी. आपने जैसे ही स्विच बंद किया, अब बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकला, ऑल द वे नेगेटिव की तरफ गया. मुझे याद आया, इब्राहिम वो बाद में बात करेंगे उसकी. मुझे याद आया कि जहां करंट होगा उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो एक मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट की हो गई और एक मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की हो गई. जब ये दोनों इंटरफेयर करेंगे तो ये कॉइल रोटेट होना शुरू हो जाएगा. अब क्लियर है? जोहेर, अलमास, आयशा, आयशा सिद्दीकी, यू आर फ्रॉम विच स्कूल? IUSS और क्रेडो? क्रेडो, ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, द डायरेक्शन is determined by using Fleming's left hand rule. Next line, the higher the interference, the higher the speed of the DC motor. स्पीड के आगे ब्रैकेट में लिखिएगा आउटपुट. नेक्स्ट हेडिंग, फैक्टर अफेक्टिंग आउटपुट. मैं ये कहता हूं, जी बेटा फरवा, मैं ये कहता हूं मुझे स्पीड बढ़ानी है. यही तो डीसी मोटर की वर्किंग और किसकी है? एक ही की पड़ी है भाई. मुझे क्यों हिला रहे हो? आगे चलें. मैं ये चाहता हूं कि मेरे जो स्पीड है वो बढ़ जाए. अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो मैं ऐसे कौन सी चीजें चेंज कर सकता हूं जिनसे मेरे पास स्पीड बढ़ जाए आपके ख्याल से? डन. वोल्टेज इंक्रीज करेंगे. अगर मैं ये वोल्टेज बढ़ा दूं तो मेरे पास करंट बढ़ जाएगा. अब अगर करंट बढ़ गया तो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी. जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो मेरे पास इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी और जब इंटरफेरेंस बढ़ेगी तो मेरे पास आउटपुट बढ़ जाएगा. तो पहला फैक्टर क्या हुआ आपके पास? नंबर 1,
इनपुट वोल्टेजेस the higher the input voltage, the higher the current. Due to which the output will be increased. और आउटपुट क्या था? स्पीड टी। थम्स अप करके बताएं यहां तक अगर क्लियर है तो। डन? यस या नो लिखे बेटा ताकि मैं आगे बढ़ूं। अच्छा जी, आगे चलें जी। अब अगर मैं दूसरा फैक्टर है, एक तो नहीं होगा ना, मल्टीपल होने चाहिए। अगर मैं इस मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दूं तो क्या इंटरफेरेंस बढ़ जाएगी? यस या नो? अगर मैं इस मैग्नेट को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा तो मेरे पास ऑब्वियसली जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, वो ज्यादा हो जाएगी। तो आपका अगला फैक्टर क्या है? मैग्नेटिक पावर। फिर आते हैं जी, द स्ट्रॉन्गर द मैग्नेट, द हायर द इंटरफेरेंस, due to which the output will be increased. ये लिखे बेटा। डन? डन? ओके जी। अब पढ़ते हैं कार्बन ब्रश एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका काम है फ्रिक्शन रिड्यूस करना। क्यों भाई? स्पीड अल्मास
देखो, ये कॉइल कॉपर का है, ये कम्यूटेटर कॉपर का है। अब ये दोनों आपस में रगड़ रहे हैं, फ्रिक्शन है इनमें। अगर मैं इसके बीच में ये कार्बन ब्रश लगा देता हूं, इसको मैंने काला कर दिया है, तो होगा क्या कि थर्मल एनर्जी की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ये इंग्लिश में लिखा है आपने, सिर्फ आज थर्मल एनर्जी की प्रोडक्शन होने दें। उससे क्या होता है, एक तो दो चीजें फ्रिक्शन में आएंगी, तो आपको पता है कि वो स्पार्क क्रिएट कर सकती हैं। दूसरा, इसके अंदर करंट है, तो इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी हैजर्ड आपने कार्बन ब्रश यूज किया ताकि किसी किस्म का कोई हैजर्ड, कोई नुकसान नहीं हो। दोबारा देखें, देखें, ये जो वायर था ये कॉपर है, ये कम्यूटेटर कॉपर है। अब इन दोनों के बीच में आपने कार्बन ब्रश लगाया है ताकि इनकी फ्रिक्शन से थर्मल एनर्जी कम से कम प्रोड्यूस हो। मनाहिल, रयान, साइम, क्या ये क्लियर है? साइम क्लियर है? साइम, मनाहिल, जोहेर, सोनिया, आयशा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। इसकी शक्ल देख लें जरा गौर से, ये कुछ ऐसा होता है। अब ये क्या करता है, इट इज यूज्ड टू टर्न द करंट साइकिल after every 180 degree to complete rotation of the coil। पहले ये लिखें, फिर मैं समझाता हूं। इसके ऊपर स्टार बना लिएगा, यू नो द ड्रिल, कि जी जिस चीज के ऊपर स्टार है वो डेफिनेशन आई है, पूछा गया है।
डन। अच्छा जी, आज यहां तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ना है और लेफ्ट हैंड रूल के यूजेस और उसकी क्वेश्चन करना है। जी बेटा, कार्बन इंसुलेटर होगा, तभी तो वो फ्रिक्शन रिड्यूस करेगा। ठीक है जी। आई होप आउट ऑफ 10 समझ में आया होगा। आउट ऑफ 10 रेट